Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present a lecture on the Hindu analysis 23rd December 2020. So जो आज की फर्स्ट न्यूज़ रहेगी वो लेपर्ड के बारे में रहेगी. वेस्टर्न घाट्स होम टू 3387 लेपर्ड्स. देखिए वेस्टर्न घाट्स अगर आप पेनिनसुलर इंडिया देखें, नीचे वाला हिस्सा देखें तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं एंड पासिस थ्रू 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, और दीज आर ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड दीज आर कंटिन्यूस. और आपको पता है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में. क्यों कि देखिए ऐसा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं तो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं और एक ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है और यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है. दो तरह के रेनफॉल होते हैं, एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और दूसरा जो होता है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है. ठीक है, ओरोग्राफिक मीन्स यहाँ से जो हवाएं चली और उनके अंदर मॉइस्चर था और यहाँ पे किसी पहाड़ के साथ टकराए और यहाँ पे कंडेंस होने के बाद बारिश होगी. तो दिस इज़ काइंड ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो यहाँ पे दिस इज़ कंटिन्यूस 6 स्टेट्स और दिस इज़ डिसकंटिन्यूस. तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं एंड दिस होल जो लेपर्ड असेसमेंट करी गई है एंड इट वाज द पार्ट ऑफ जो टाइगर सेंसस हुआ था उसका पार्ट है. टाइगर सेंसस में जो किया जाता है वो NTCA के द्वारा किया जाता है हर 4 साल के बाद. ठीक है, तो NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो 2005 में लॉन्च करी गई थी एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी स्टेटस जो दिया गया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू दिया गया है 2006 में. तो आपका प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. और देखिए ये जो है वो 18 टाइगर रीजन स्टेट्स में कवर किया है इस बार का जो हुआ था 2018 में. ठीक है, एंड सेंसस आल्सो इंक्लूड द डाटा कलेक्टर फ्रॉम रफ टेरेन फर्स्ट टाइम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पे लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम होती है फिर भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम सेंसस में ये चीज़ें इंक्लूड करी गई. एंड और जो इसकी स्पेशलिटी है और इसका जो टाइगर सेंसस में आपको ये चीज़ें जाने वाली हैं. इंडिया हैज़ 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स 526 एंड कर्नाटका में 524. सिर्फ 2 टाइगर्स का फ़र्क है. बट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट which state has the highest number of tigers. So मध्य प्रदेश has the highest, but छत्तीसगढ़ एंड मिज़ोरम में डिक्लाइन हुआ है. सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी पॉइंट्स के थ्रू. तो हम बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं. देखिए ऐसा है कि जो लेपर्ड जैसे मैंने बता दिया और कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट विद 5783 लेपर्ड्स. डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस टॉपिक. हम आगे देख लेते हैं. Center to set up development finance entity in 3 to 4 months. देखिए ऐसा है कि ऐसा कहा गया है कि एक क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स दे सके. देखिए बहुत ज़रूरत है. देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लंबे समय के लिए चलते हैं. उनका जो बनने का समय होता है वो लंबा होता है और उसके बाद जो उनका प्रॉफिट मिलना शुरू होता है उसके लिए भी समय होता है. तो ऐसा कहा गया है कि अभी के लिए जो बैंक्स हैं दे आर नॉट फिजिबल फॉर दैट. ठीक है, बट यहाँ पे हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से समझने के लिए क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं. देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज़ एनी इंस्टीट्यूशन और कंपनी विच रेजेस फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, रेजेस जो कि पब्लिक से फंड्स लेते हैं एंड उनको लैंड और इन्वेस्ट करते हैं, या तो लोन में दे देंगे और या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे. ठीक है, और जो FIs होते हैं मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. बैंक्स, NBFI, ठीक है, NBFCs. ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, चिट फंड्स हो गए, ये इनके एग्जांपल हैं. एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, सिडबी, इडबी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ अभी के लिए ये जाना है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है,
ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लोन नहीं देते हैं, मतलब उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे आप बैंक्स के पास जाते हैं, अपने आपके अकाउंट्स हुए होंगे, ठीक है, तो उनमें जाके आप पैसे जमा करवा जाते हो, बट इस केस में ऐसा नहीं है। एंड रेजेस फंड्स बाय बोरोइंग फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड बाय सेलिंग देयर बॉन्ड्स टू जनरल पब्लिक, ठीक है। आप देखते होंगे शेयर मार्केट में बॉन्ड्स खरीदे परचेज करे जाते हैं, बॉन्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स होल्डर बन जाते हो आप, बट ये जो फंड रेज करता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से करता है, ठीक है, और जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और देखिए जो यहाँ पे ये जानने वाला है एक फैक्चुअल पार्ट, फर्स्ट DFI वाज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जब वो इस्टेब्लिश करा गया था 1948 में, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948, जो कि फर्स्ट क्या था, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एंड इसके और एग्जांपल हैं नाबार्ड, स्टेट बैंक, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, ऐसा करके। अभी नेक्स्ट पर देख लेते हैं। हेल्थ डाटा शोज इंडिया डज नॉट नीड 2 चाइल्ड पॉलिसी। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करी जाती है, इंडिया इज़ होम टू सेकंड, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पे इंडिया के पास। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसके द्वारा किया रिलीज़ करा जाता है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा रिलीज़ करा जाता है, बट इसके लिए जो सर्वे के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है वो IIPS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ठीक है, जो कि पुणे में स्थित है। अब ये जो सर्वे करता है वो रिलीज़ कौन करता है, हेल्थ मिनिस्ट्री, और इस सर्वे के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, माल न्यूट्रिशन, और भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, एनीमिया वगैरह वगैरह, ठीक है, आपकी फर्टिलिटी के लिए, सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर करी जाती हैं, ठीक है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डाटा लेके आता है। तो अभी के लिए ये कहा जा रहा है कि इस सर्वे के द्वारा, मतलब जो भी एनालाइज करा गया है, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ होती हैं, उसकी जो दर है रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी बहुत अच्छे से इनटेक किया जाता है, ठीक है। एंड डिक्लाइन इन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन, ये भी डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि हमें बोला जो टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, होना चाहिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में 2.1 होना चाहिए, ठीक है, ऑफिशियल डाटा के अनुसार, ठीक है, 2.1 होना चाहिए। तो अभी ये कहा गया कि कंट्रीज पॉपुलेशन इज स्टेबलाइजिंग एंड फियर्स ऑफ ओवर अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड कॉल्स फॉर 2 चाइल्ड पॉलिसी इज मिसगाइडेड। अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला कंसेप्ट है, ये अभी के लिए इस सर्वे के हिसाब से नॉट गुड आइडिया, ठीक है, अभी के लिए सब कुछ मेंटेन्ड है, ठीक है। तो अभी जो एक होता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, मतलब द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन एट विच पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। रिप्लेसमेंट लेवल, मान लीजिए 100 लोग आज रह रहे हैं, तो इस पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए 100 और आएंगे, दैट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और इस आर्टिकल में क्या है, और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये सिर्फ इम्पोर्टेंट रखना है, और 2.1 वाली दर को, फर्टिलिटी रेट को याद रखना है, और ये आप फोटो पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं मेंस में। चाइना स्लैम्स यूएस ओवर तिब्बत बिल, साउथ चाइना सी ट्रेसपास। देखिए ऐसा है कि अभी यूएस ने, ट्रम्प अभी भी ऑफिस में है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ के बाद जो बिडेन जो है वो वाइट हाउस में एंटर कर जाएंगे। तो अभी के लिए जो ऐसा है कि तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास करा गया है, जो कि ये बोल रहा है यूएस कॉन्सुलेट इन ल्हासा तिब्बत, ठीक है, उसमें खोला जाएगा एंड अंडरलाइंस यूएस बैकिंग फॉर दलाई लामा टू डिटरमाइन सक्सेसर। ऐसा है कि देखिए चाइना बोलता है आई विल डिसाइड हु विल बी द सक्सेसर, बट यहाँ पे जो धर्मशाला में आपको पता रिफ्यूजी रह रहे हैं दलाई लामा, ठीक है, तिब्बतन, तो वैसा है कि जो यूएस ये सपोर्ट कर रहा है कि दलाई लामा जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करें
कि हु विल बी द सक्सेसर। तो चाइना यहाँ पे ब्लेम कर रहा है कि आप हमारे सोवरन इशू, हमारे इंटरनल मैटर पे क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हो, तो कोई कंट्री नहीं चाहेगी। एंड देखिए बहुत सारे इसमें इश्यूज़, कोई ना कोई बेनिफिट रहेगा किसका, यूएस का, तभी वो इस चीज़ में दखल अंदाजी दे रहा है। बट यहाँ पे जो दलाई लामा जो इन एग्जाइल हैं धर्मशाला में, उन्होंने ये कहा है कि इट इज़ अ वेलकम स्टेप, ठीक है। तो दिस इज़ होल अबाउट दिस, एंड यू माइट बी कन्फ्रंटेड विद आर्टिकल्स इन फ्यूचर ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट, दिस इज़ द आर्टिकल, पुट द फार्म लॉज ऑन होल्ड, अपहोल्ड फार्मर्स राइट। देखिए जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, उनका ये कहना है कि इन जो अभी इतनी क्राइसिस चल रहा है, फार्मर क्राइसिस चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो भी उनकी मांगे उनको पूरा कर दिया जाए, ठीक है। तो उनका ये जस्टिफिकेशन दी गई है कि ऐसा है, अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरवीन करा और कहा कि देयर शुड बी अ जॉइंट पैनल टू लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ एजिटेटिंग फार्मर्स। तो फार्मर्स के द्वारा कहा गया यस इट इज़ अ मॉरल विक्ट्री फॉर अस, ठीक है। आपने ऑब्ज़र्व करा होगा जो पास्ट न्यूज़ थी, इसमें ऐसा चलता रहा है। अभी क्या है, अभी इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, इश्यूज़ 3 हैं, तीनों बिल्स पे, कि टोटल रिपील ऑफ न्यू, इनकी जो मांग्स हैं वो क्या हैं कि टोटली ही रिपील कर दिए जाएँ लॉज को, ठीक है, विच प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप प्राइवेट मार्केट्स। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कंसेप्ट आता है कि प्राइवेट मार्केट्स होंगी मंडीज़ के बाहर, ठीक है, वहाँ से भी क्या हो सकता है, परचेज सेल ऐसा कुछ हो सकता है। एंड एलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब मींस आप एग्जांपल ले सकते हैं, रिलायंस जो स्टोर्स होते हैं उनमें आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं खाने पीने वाली, तो वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कंसेप्ट आता है कि वो जो होगा सीधा जो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उनको इनपुट्स देगा। कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, ठीक है। बट समवेयर ये इशू आता है कि यार देखिए, अगर जैसे रिलायंस जैसी कंपनी से किसी फार्मर का पंगा हो गया, ठीक है, मान लीजिए उसने जो फार्मर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो फार्मर फुलफिल नहीं कर पाया, तो बेचारे फार्मर का क्या होगा, वो कहाँ पे लड़ेगा इतनी बड़ी ह्यूज जाइंट कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड आल्सो लिफ्ट टू स्टॉक होल्डिंग लिमिट। देखिए ऐसा है कि जो तीसरा लॉ था वो ये बोल रहा था कि पहले स्टॉक होल्डिंग लिमिट होती थी, ठीक है। स्टॉक होल्डिंग लिमिट का मतलब आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अपने गोडाउन में नहीं रख सकते हो चीज़ों को, जैसे कि ये वाले आपके अनियन, जो कि देखिए ऐसा होता है कि अनियन पे तो सरकारें टूट जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टोर करते रहोगे आप ये देखोगे कि हाँ कब जाके ये 20 रुपये से आहिस्ता आहिस्ता 70-80 रुपये नहीं पहुंच जाता अनियन। और अनियन इज़ वेरी एसेंशियल एक्चुअली फॉर इंडियंस, ठीक है। तड़का वगैरह विदाउट तड़का अनियन से कैसे लगेगा, ठीक है। तो यही सिनेरियो है अनियन का, ये एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूँ। और इसकी एक लिमिट प्रिस्क्राइब करी जाती है, बट यहाँ पे इन चीज़ों को हटा दिया गया है। हाँ, देयर इज़ समथिंग इन द एक्ट दैट इज़ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसे पेंडेमिक जैसी, एसेंशियली ऐसा करना पड़ जाए कि हाँ स्टॉक होल्डिंग लिमिट को हटाना पड़े, तो दैट इज़ अ क्लोज इन दैट एक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो कर दिया कि कभी सरकार इसमें इंटरवीन ही नहीं कर सकती, ठीक है। और ये था कि ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करा तो उस फार्मर्स ने एक पैनल बनाया है, ठीक है। फार्मर्स ने अपने एक जैसे लॉयर्स को आगे करके कि हाँ देखो इस चीज़ पे भी चैलेंज किया जा सकता है कि इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो देन हाउ कैन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्म द लॉ। एक्चुअली जो स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन जो सब्जेक्ट्स हैं एंड कंकरेंट लिस्ट होती हैं। देखिए ये जो 7th आपका स्केड्यूल है, ठीक है, 7th स्केड्यूल, कितने स्केड्यूल हैं टोटल, 12 स्केड्यूल में से जो 7वां है वो, सॉरी 7वां जो है वो कहीं ना कहीं फेडरल कंसेप्ट जो इंडिया का है, फेडरलिज्म का, वो शो करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे 3 लिस्ट बताई गई हैं, कौन सी, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जो दोनों में कवर नहीं होगा वो कंकरेंट लिस्ट में कवर होगा, और इस पर कौन लॉ बना सकता है, यूनियन,
ठीक है। और यूनिटरी बाइज्ड है, नो डाउट, ठीक है, आप फीचर में पढ़ते होंगे यूनिटरी बाइज्ड है आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये जो केस आता है, तो आप स्टेट जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में स्टेट लिस्ट में क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं थी, बट स्टिल देयर आर सम लूप होल्स वट एवर यू कैन से कि उन्होंने बनाया है। इस चीज़ का पहले भी आर्टिकल आया था, हाउ दे डिड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे इस एग्रीकल्चर कंसेप्ट पे वो बनाया था, लॉ बनाया था, ठीक है। तो ये भी इस चीज़ पे भी सोचा जा रहा है कि इस चीज़ पे भी चैलेंज किया जाए। अब आगे क्या है, देखिए एमएसपी जो कि बहुत बड़ा इशू रहा है बहुत इस पूरे एक्ट में, ठीक है। एमएसपी एक आर्टिकल आया था जिसमें एमएसपी के बारे में पूरा का पूरा डिफाइन डाटा के फैक्टॉइड एंड रियल फैक्ट्स के बारे में बताया गया था अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है। एमएसपी की बात कहीं पे भी नहीं करी गई है पूरे इन 3 लॉज में, पर स्टिल ये इसने बहुत ही बड़ा इशू रेज कर दिया है। और फार्मर्स का ये कहना है कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना देना चाहिए, ठीक है। लीगल राइट मतलब मिलेगा ही मिलेगा, और जस्टिफाई कर सकते हैं कोर्ट में जाके अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को देने से डिनाई करती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन इज़ द अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, मतलब कि वो होल्डिंग हटा दी गई है। इस पे भी चल रहा है कि हाँ फार्मर्स को घाटा होएगा, ठीक है, वो जाके फ़ायदा कमा लेंगे और फार्मर्स बेचारा क्या कर रहा है, घाटे में रह रहा है उगाने के बाद भी। एनी ट्रेड कंपनी और एग्री बिजनेस विल बी एबल टू स्टोर अनलिमिटेड क्वांटिटीज से वीट, राइस, शुगर, अनियन, पोटैटो, जैसे मैंने आपको अनियन का एग्जांपल दिया, दिस इज होल थिंग, ठीक है। न्यू फार्म लॉ अनेबल अ प्राइवेट एंटिटी टू कंट्रोल एंड मोनोपोलाइज द मार्केट। ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो टोटली मोनोपोलाइज कर देंगे ना मार्केट को, उनके हिसाब से चलेगा, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और कंट्रोल कर रहे हैं फार्मर्स को किस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज़ द होल इशू। अब बट इट इज़ अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन, ठीक है, मैकेनाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द रिफॉर्म ओरिएंटेड लॉज, ऐसा कहा जाता है। देखिए हाँ, इस पे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है, बट आप अगर मैकेनाइजेशन सीधे उतार दोगे, मतलब फार्मर्स को पता भी नहीं है, दे आर, मतलब कि इंडिया का फार्मिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं, हाँ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स कहीं ना कहीं मशीन्स वगैरह का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल फॉर होल इंडिया स्टिल अभी भी वो ट्रेडिशनल वे में यूज़ किए जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आप विदाउट स्किल कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज़ थ्रेट टू जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही है और मैकेनाइजेशन हो रही है अच्छे लेवल से। और देखिए मैकेनाइजेशन का एक और सबसे बड़ा घाटा है, मशीन्स जो होते हैं, जो 20 बंदे जहाँ पे यूज़ हो रहे थे वो अकेले एक मशीन करके चली जाती है, वो भी कम समय में, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू रेज हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज़ थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ 56.7 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स जो बिलिंग टू वर्क है, ठीक है। वर्कफोर्स एक पर्टिकुलर मींस अबव 14 to 59, ठीक है, कैपेबल ऑफ वर्किंग, उसको वर्कफोर्स कहा जाता है। और जो वर्कफोर्स है वो उसमें से एग्रीकल्चर में जो एसिमिलेट है वो 56.7% है, और 86.08 ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो पूरे फार्मर्स में कितनी संख्या है स्मॉल, जिनकी 2 हेक्टेयर्स से नीचे 2 हेक्टेयर्स और 2.5 एकर्स से नीचे लैंड होल्डिंग है, उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोला जाता है। और उनकी टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 86.08% ऑफ टोटल फार्मर्स, ठीक है। इनके लिए थ्रेट सा हो जाता है, ठीक है। एंड विदाउट एडुकेट स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे आप सीधा लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इश्यूज़ रेज होंगे। और अभी तो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पे WTO की बात करी गई है। WTO वेट, ठीक है, WTO यहाँ पे पीस क्लोज की बात करी गई है। पीस क्लोज, ये क्या है पीस क्लोज? देखिए जो भी कंट्रीज़ WTO की मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं उनकी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी ना WTO की, जो कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज
बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब मैंने आपको कल भी समझाया था ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट, तो ऐसा है कि यहाँ पे एक पीस क्लोज है जिसमें कि ऐसा कहा गया है, जो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इन्वोक दिस पीस क्लोज, और जिसके खिलाफ सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और जो पीस क्लोज है वो कौन इन्वोक करता है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री इंडिया। देखिए ऐसा कहा जाता है कि आप एमएसपी क्या करता है, प्रोक्योर करता है राइस एंड पैडी वगैरह, और भी 23 आइटम्स हैं जो कि एमएसपी के अंदर आती हैं। सिर्फ राइस एंड व्हीट ही नहीं है, ठीक है, बट हम मोस्टली राइस एंड व्हीट के बारे में जानते हैं। एंड दियर्स, ये सबसे ज़्यादा बास्केट जो है पूरे 23 आइटम्स की, उसमें सबसे ज़्यादा वेट इसी का है। तो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर लिमिट होती है आप प्रोक्योर करने की। अगर आप सीधा प्रोक्योर, हाँ उसमें ये भी है कि आप देखिए इनपुट सब्सिडी दे दीजिए जिससे कि फार्मर्स को हेल्प मिले, बट आप सीधे उगाए जा रहे हैं और उनसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ 10% ऑफ कि आप मैक्सिमम इतना ले सकें। तो इंडिया ने अभी WTO को इन्फॉर्म किया था कि हाँ हमने इतना परसेंट ले लिया है, एंड पीस क्लोज को इन्वोक कर दिया था, ठीक है। तो देखिए कब तक ये पीस क्लोज वाला कंसेप्ट चलता है। डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इसके ख़िलाफ़ हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर अगर आप प्रोक्योरमेंट करते हो, ठीक है, प्रोक्योरमेंट करते हो तो सैंक्शन लगेंगे, बट अगर पीस क्लोज इम्पोज हो जाता है तो वो सैंक्शन नहीं लगते हैं, एंड इट इज़ स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पे WTO सीम्स टू बी कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है, एंड इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज फॉट फॉर द पीस क्लोज टू परस्यू कंट्री स्पेसिफिक फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। यही जो मैंने अभी पीछे समझाया। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इसको इन्वोक अभी प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हैविंग अ टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, कब तक का टारगेट है, 2022 तक का टारगेट है फार्मर्स के इनकम को डबल करने का। तो बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे स्कीम्स भी लाए गए हैं डबलिंग फार्मर्स के लिए, ठीक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं फार्मर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके लिए बेनिफिशियल महसूस भी करवाना होगा ना, तभी ऐसा इन लॉज का फ़ायदा है, ठीक है। और ऐसा है कि अभी एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था जिसके तहत पूरा का पूरा जो है इसको बिजली को क्या कर दिया गया है कि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन पावर कर दिया गया है, मतलब प्राइवेट डिस्कॉम्स होंगी इस पूरे के पूरे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इनपुट फार्म इरिगेशन आपने सुना होगा इरिगेशन के बारे में, और इरिगेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है जो ग्राउंड वाटर की थ्रू इरिगेशन। देखिए ऐसा है कि हाँ कहीं ना कहीं आप देखिए एवरीथिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू चूज़ मिडल पाथ एवरीवेयर। देखिए अगर ज़्यादा जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बिजली की बात करी है कि पूरा पावर डिस्कॉम्स के हाथ में दे दिया गया है, प्राइवेट डिस्कॉम्स के हाथ में, तो दे विल डेफिनेटली चार्ज, ठीक है। अगर सरकार को जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, इरिगेशन का यूज़ कम करेंगे, ठीक है, और वो बिजली बचाने की कोशिश करेंगे। अगर इरिगेशन अच्छी नहीं होगी तो अच्छी प्रोड्यूस नहीं बन पाएगी, मतलब अच्छी राइस वीट इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी फूड आइटम्स की, तो डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली हैम्पर आवर एग्रीकल्चर सिस्टम, एंड वी आर एग्रेरियन कंट्री, ठीक है। तो फार्मर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको पता है कितनी पॉपुलेशन वर्कफोर्स में इंडल्ज है एग्रीकल्चर में, तो डेफिनेटली। और अगर एनवायरमेंटली देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट है, दिस वाज द इकोनॉमिकली ना, अब एनवायरमेंटली अगर देखिए ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे कि पंजाब के केस में ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर नीचे है ना पानी पीने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, क्लीन होता है, ठीक है। सीपेज मतलब कि वाटर बारिश होएगी, बारिश पानी गिरेगा और बारिश धरती सोख लेगी और नीचे ग्राउंड वाटर है और यहाँ पे स्टोर होके फिर से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ द होल साइकिल ऑफ वाटर, बट स्टिल अगर हम इस साइकिल को बिगाड़ेंगे, और आपको पता है इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर ग्राउंड वाटर ही यूज़ किया जाता है, तो ये जो अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी तो डेजर्टिफिकेशन की तरफ वो जगह बढ़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत इश्यूज़ हैं इन चीज़ों को ही
अच्छे वे से लेके जाना है, ठीक है। एट प्रेजेंट पेमेंट ऑफ MSP फॉर नोटिफाइड कमोडिटीज इवन इनसाइड डेजिग्नेटेड मंडीज इज़ नॉट मैंडेटरी। अभी के लिए इतना है कि MSP देना ज़रूरी भी नहीं है, एंड विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। और ऐसा कहा जा रहा है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि MSP शुड बी अ लीगल राइट फॉर फार्मर्स, ठीक है, कि वो अगर नहीं दिया जा रहा है तो वो जाके क्या कर सकें, गवर्नमेंट जुडिशरी में जाएं, उसके पास कोर्ट्स में जाएं और उसको अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकें गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे बात करेगी है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, FPOs, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फार्मर्स मिलेंगे बहुत सारे, उनका हित तो होगा, जैसे कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, ठीक है, कोऑपरेटिव्स, तो वैसे ही फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे फार्मर्स मिलेंगे, उनका क्या मोटिव रहेगा, हम अच्छे से बेचें, और अगर बहुत सारे फार्मर्स मिलेंगे तो एक इकट्ठा झुंड बना के वो जाएंगे, ठीक है, और एक अच्छी डील कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी डील करेंगे तो सभी को मुनाफा मिलेगा। और ये एक फॉर्मल वे में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होती है, ठीक है। तो इट हैज़ फिक्स्ड एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बाई 20। ऐसा कहा गया है कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन द डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स बाई 2022, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि हाँ डेफिनेटली दिस विल हेल्प एंड वी विल सेट अप 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बाई 2023 एंड 24। बट ये देखिए ओनली 881 फिर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड सो फार। देखिए मैंने बताया ना, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर होती हैं, बट यहाँ पे एकदम से आप 1,000 भी नहीं है और सीधा 10,000 लेके जाने की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एम्बिशियस टारगेट ही लगता है, ठीक है। एंड और इसमें क्या कहा गया कि देखिए कंसेंसस की ज़रूरत है, फार्मर्स को समझिए, ठीक है, और पुट एंड होल्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटेंशियस पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। समझिए, एक कंसेंसस पे आइए, फार्मर्स के भी राइट्स को समझिए और उसको भी लीगल राइट बनाओ, किसको, MSP को, ताकि फार्मर्स खुश हो जाएं। और हाँ, अगर आप और नो डाउट देखिए गवर्नमेंट जो भी आती है इतने बड़े डेजिग्नेशन पे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो डेफिनेटली दे वांट टू कि हमारी कंट्री डेवलप हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो अच्छा चाहेगी कहीं ना कहीं, बट कुछ उनके भी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में नहीं इंडल्ज होएंगे, बट स्टिल ये होल दिस वाज द होल आर्टिकल विच इज़ क्रिटिकल अबाउट द गवर्नमेंट स्टेप्स टुवर्ड्स दीज लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। डिलेइंग द इनएविटेबल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैड लोन्स विल गेट टार्डियर एज बैंक्रप्सी कोर्ट केप्ट इन अबेयंस, ठीक है। ऐसा है कि IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, ठीक है, बहुत न्यूज़ में रहता है, जो कि क्या करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को, जैसे कि कोई कंट्री इंसॉल्वेंट है, ठीक है, बैंकरप्ट हो चुकी है। इंसॉल्वेंसीज मतलब कि अभी हाँ उसके पास पैसे देने को नहीं है, ठीक है, जैसे कि उसके ड्यूज़ पड़े हुए हैं, मतलब उसको देना एक पर्टिकुलर, देखिए आप जैसे कि आप पर मंथ आपने प्रॉमिस करा होता है लोन लेने के बाद कि हाँ हम पर मंथ इतना देंगे, और उसके ड्यूज़ बचे हुए हैं, उसने 2 मंथ तक नहीं दिया, 3 मंथ तक नहीं दिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब कि वो अपने ड्यूज़ पे नहीं कर पा रहा है। बट अगर एक पर्टिकुलर टाइम जैसे 12 मंथ का हाँ आप देंगे नहीं, तो आपके बाद उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मनी एक्सट्रैक्ट करने का। तो उसके बाद इंसॉल्वेंसी इज़ इनफॉर्मल एंड बैंक्रप्सी इज़ फॉर्मल, मतलब घोषित कर दिया जाता है कि आप दे ही नहीं सकते हो, यू आर बैंक्रप्ट। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ इन लेमन टर्म्स, ठीक है। तो ऐसा है बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ लोन डिफॉल्ट्स दैट, ऐसा कि गवर्नमेंट ने कोविड पेंडेमिक जैसे कि ये हुआ उसी टाइम ये जो कंपनीज़ हैं इनको बचाने के लिए क्या करा कि जो IBC की लिमिट है, देखिए रेजोल्यूशन एक शुरू कर देता है कि हाँ ये प्रोसेस है पर्टिकुलर, हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे अभी के लिए, IBC कि हाँ आप क्या करो, अगर आप घोषित हो चुके हो बैंकरप्ट तो
कंपनीज़ को लिक्विडिटी के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि आपके इतने असेट्स हैं, उनको बेच के क्या करेगा जो बैंक होगा वो क्या करेगा, पैसे पूरे करेगा। तो एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट इस चीज़ को हल्ट कर दिया गया ड्यू टू पेंडेमिक। तो ऐसा है। फिर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन दिया गया था, लेकिन फिर से अब उसको बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दिया गया कि हाँ भाई साहब आप ना बच गए हो, आपने 31 दिसंबर तक ये IBC वाले कुछ प्रोविज़न हैं वो नहीं लगेंगे। तो ऐसा कहा गया कि यार चौधर के द्वारा कि आप कब तक ऐसा करते रहोगे, ठीक है। जब ऐसा करते रहोगे तो वो कोई एक पक्का सोल्यूशन थोड़ी ना है, वो और कंपाइल होता जाएगा। जो कंपनी इससे एग्ज़िट भी लेना चाह रही है कि हाँ यार मेरी बस हो गई है, मैं नहीं अब दे सकता, तो वो भी ये सोचेगा हाँ और थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा, तो वो कंपाइल हुए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला फंडा है और बर्डन बनता जा रहा है। तो यही इस चीज़ में बोला जा रहा है बार बार इस आर्टिकल में। और ये कहा गया है कि देखिए अगर सच में गवर्नमेंट कंसर्न है कि जैसे कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए कंसर्न है, तो ये जो बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग जिस थ्रेशोल्ड पे शुरू होती है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होएगा ना कि हाँ इतने अमाउंट के बाद ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो इस प्रोसीडिंग के लिए एलिजिबल रहेगा, तो उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात करी गई है वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी की। तो इस पर्सपेक्टिव में हमें ये जानना जरूरी है, शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। सबसे पहले आती है जेड शेप, ठीक है। देखिए जेड ही है ना, ये जेड की तरह बना हुआ है, ठीक है। जेड शेप इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक। इसमें क्या होता है, देखिए ऐसा था एकदम से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, मतलब किसी भी वजह से। बट इसमें इस केस में ऐसा होता है फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एकदम से राइज होना शुरू हो जाता है, और अगर गिरेगा भी तो पहले वाले लेवल पे चलना शुरू हो जाता है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एक रिकवरी पैटर्न है ये, ठीक है। आगे का पैटर्न कौन सा है, वी शेप्ड, ठीक है। इकोनॉमी क्विकली रिकॉप्स लॉस्ट ग्राउंड, मतलब कि ऐसा होता है कि हाँ मान लीजिए जैसे कि अभी हमारी कंट्री थी, वैसे तो हमारी कंट्री में पेंडेमिक से पहले भी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बट स्टिल अगर मान लीजिए कोई कंट्री इस लेवल पे जा रही है और मान लीजिए कुछ ऐसा घटना हो जाती है जैसे एपिडेमिक या कुछ भी, ठीक है, नीचे आया बट फिर से अपने आप को टैकल करके एक नॉर्मल पोजीशन वाली उसमें चली जाती है। तो ये दिस इज़ अ वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी पैटर्न। अगला जो है यू शेप्ड। यू शेप्ड में क्या होता है कि सिनेरियो आफ्टर फॉलिंग एंड स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता रहता है, फिर जाके ग्रोथ रेट जो होता है वो एक नॉर्मल पोजीशन में पहुंचता है, एंड लो ग्रोथ रेट चला रहता है कितने समय तो, ठीक है, फॉर सम टाइम एंड बिफोर राइजिंग ग्रेजुअल टू यूजुअल लेवल। आपने ये ना ये जो यू वी डब्ल्यू इन चीज़ों को याद रखना है, आगे पेपर में अगर आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। आगे का है डब्ल्यू शेप्ड। डब्ल्यू शेप में क्या होता है, देखिए इस केस में इस तरह की रिकवरी को बहुत डेंजरस माना जाता है। ऐसा होता है कि पहले तो ठीक है चल रही है बट एक बहुत तगड़ा डाउन टर्न आ जाता है, उसके बाद रिकवरी करने की कोशिश भी करती है, फिर से गिर जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इससे डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, डेंजरस क्रीचर, ग्रोथ फॉल्स एंड राइजेस बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग येट अगेन, ठीक है। और इसके बाद जो आती है वो है एल शेप्ड। एल शेप्ड में क्या होता है कि भाई साहब इतना वर्स्ट सिनेरियो है कि आ ही नहीं पाती, कोई कंट्री नहीं गुजरना चाहेगी ऐसे वाले केस में, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो गई है, ठीक है। एंड जे शेप्ड इज समवट अनरियलिस्टिक टाइप, अनरियलिस्टिक ऐसा केस है भाई, मान लीजिए 50% वाला दर चल रहा था, मान लीजिए, ठीक है, और वैसा हुआ कि भाई साहब इतना तगड़ा डाउन टर्न लेने के बाद इतनी ऊपर चली गई कि ऊपर ही जाए जा रही है। तो एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है इस केस में। और इसमें बचा है पेंडेमिक रेजिलियंस, ठीक है। आपको पता है कल न्यूज़ आई थी कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बोला है कि एक होलिस्टिक वे में क्या होना चाहिए, एक हेल्थ एक्ट आना चाहिए जो कि ऐसे सिनेरियोज को, जैसे पेंडेमिक के दौरान बेडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, ठीक है,
तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए, और जो स्मगलिंग हुई ड्रग्स की वैसे केसेस नहीं होने चाहिए। और भी बहुत सारे, उसने एक स्पेशल विंग बनाने की बात करी थी एनडीआरएफ के अंडर, जो कि पेंडेमिक से जैसी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो अभी इस पर एक आर्टिकल आया, व्हेन द पेंडेमिक अराइव्ड नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 एक डाटा शो करा था कि एस्टिमेटेड 0.055 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स फॉर 1000 पीपल। देखिए 1000 बंदों के लिए एक पूरा बेड भी नहीं है। समझ पा रहे हो क्या प्रोपोर्शन है? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ सिस्टम, ठीक है। डेफिनेटली दैट इज़ द डायर नीड ऑफ दिस टाइम, एंड लेफ्ट मिलियन सीकिंग हेल्प फ्रॉम हाईली कमर्शलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियसली यार, क्या करेगा बंदा, बेचारा गरीब भी होगा तो वो भी सोचेगा ना कि कुछ ना कुछ तो मिले, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की मदद लेगा। और वर्स्ट सिनेरियो तो ये था कि रूरल एरियाज़ में आपको पता है, अगर अर्बन एरियाज़ में इतनी बुरी हालत है तो रूरल एरियाज़ में कैसी होगी। और ऐसा था कि बहुत सारे लोग पेंडेमिक के दौरान अर्बन एरिया जहाँ पे सेटल हैं रिवर्स माइग्रेट होके कहाँ पे अपने घरों को चले गए, ठीक है, कि हाँ दैट इज़ आइसोलेटेड और वहाँ पे इसका असर नहीं होगा। तो एक अच्छा लॉ चाहिए जो सारी चीज़ों को कवर करे। एंड देखिए, अगर इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू कोवेनेंट सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल जिसका टारगेट 2030 तक है, और टोटल गोल्स कितने 17, ठीक है, 17 के आगे जो ऑब्जेक्टिव है 169 के आसपास है, ठीक है। बट कंटिन्यूस टू एवेड मेकिंग राइट टू हेल्थ अ फुल फ्लेज्ड लीगल एंड जस्टिफाइबल राइट अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। एक तरफ अगर एसडीजी 023 देखें, ज़ीरो हंगर, वेलबींग्स, ठीक है, वेलबींग ऑफ पीपल, तो ऐसा है कि आप एक तरह इस चीज़ के लिए साइंड अप हो, हाँ वी विल डेफिनेटली डू एंड वी विल डेफिनेटली अचीव द टारगेट्स which are under the sustainable development goals, but in the same time you are evading to make right to health is for a legal right, ठीक है। लीगल राइट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, ठीक है, एक लीगल राइट होते हैं। लीगल राइट मतलब फंडामेंटल राइट्स आर लाइक, अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिख दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, आप 32 आर्टिकल और 226 को यूज़ करके इनको इन्फोर्स कर सकते हैं। एंड लीगल राइट आर दोज, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड कर सकते हैं जुडिशरी में। तो जैसे कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज योर फंडामेंटल राइट, यस इट वॉज फंडामेंटल राइट, बट आफ्टर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 जो हुई थी 1978 में, उसके बाद इसको फंडामेंटल राइट से कहाँ पे हटा दिया गया और कहाँ पे चेंज कर दिया, 300A में डाल दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड all constitutional rights are not fundamental rights, but fundamental rights can be constitutional rights, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको प्रीलिम्स में, ठीक है। और ये कहा गया कि इंश्योरेंस कवर फॉर मैनी एंड ओवरसाइट ऑन हॉस्पिटल्स कैन इंश्योर पेशेंट्स नॉट टर्न्ड अवे इन द क्राइसिस कोविड-19। और ऐसा है कि देखिए एडाई इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज़ अपेक्स बॉडी, ठीक है, और स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है, जो कि 1999 में बनी थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के द्वारा, ठीक है। जो भी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू बनती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, तो दिस इज क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, किसी की नहीं चलती, अपनी मर्जी चलाएगी, मतलब अपने वे से काम करेगी यार, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो ऐसा है कि 65 एज मैक्सिमम एंट्री फॉर स्टैंडर्ड पॉलिसी, अर्लियर दिस वाज, देखिए एक मैक्सिमम टाइम रख दिया कि अगर इंश्योरेंस कवर लेना है तो 65 साल से पहले एक थ्रेशोल्ड एज रखती ना, कि इससे पहले, क्योंकि बाद वाले बंदे की तो बहुत सारी बीमारियाँ लग गई होती हैं,
तो कोई भी कंपनी थोड़ी ना चाहेगी कि हाँ हम इस ऐसे बंदों को अपना वो दें, तो इसने इतना कर दिया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ लिमिट नहीं होनी चाहिए ऐसा, ठीक है। सीनियर सिटीज़न है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री की। तो और क्या कहा गया है, कोविड-19 हैज़ एक्सपोज द डेंजर ऑफ एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइवेट टर्शरी सेक्टर। क्या क्या भुगतना पड़ा है। देखिए कोविड-19 ने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल का बहुत अच्छा चेहरा भी दिखाया है यार, ठीक है। तो करेक्टिव लाइज इन रेजिंग पब्लिक स्पेंडिंग, जो कि प्रॉमिस करा जाता है 2.5% ऑफ GDP पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए ऐसा कर दिया जाए, ये ऐसा कहा गया, और डेफिनेटली ऐसा होना भी चाहिए। और लास्ट में एक सर्वे है, ठीक है। ऐसा है कि ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, स्टेट को कब ओपन डेफिकेशन फ्री बोला जाता है, व्हेन 100% यूजेस ऑफ लेटरिन्स बाय द इंटायर पॉपुलेशन इन ऑल द विलेजेस, ठीक है। तब उस स्टेट को क्या बोल दिया जाता है, 100% ODF। बट आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन में जो सर्वे करा गया था उसमें डिक्लेयर कर दिया गया था कि ODF फ्री, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के सर्वे के द्वारा कुछ और ही डाटा आ रहा है। तो इन तीनों को कंपेयर करा गया है, और ऐसा कहा गया है कि देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज जो कि अर्लियर डाटा एक्सट्रैक्ट करा गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, डाटा शुड बी रिलायबल, ठीक है। आप लोगों को दिखा के क्या कर लोगे, एट द एंड आपको पॉलिसी मेजर्स तो उस हिसाब से लेने हैं ना, पॉलिसीज जो बनानी है। तो दिस वाज आई थिंक इनफ फॉर टुडे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज केयर, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।